स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं एक नई किताब सामने है और खासकर रत्न चक्र की तरफ से दोस्तों ये नया बुक बीपीएससी के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 38वीं से लेकर के और 71वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन प्री के क्वेश्चन बेसिकली शामिल किए गए हैं। तो आज हम दोस्तों इस बुक में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको कवर करने वाले हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि इस बुक में आपको कोई भी नोट्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सभी के अपने आप में बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हम सभी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। एक भी क्वेश्चन मैंने पहले भी कभी स्किप नहीं किया है और आज की भी वीडियो में कभी स्किप नहीं करूंगा मैं। जो भी क्वेश्चन है वो सारे देखने को मिलेंगे आपको। और मेरी कोशिश है दोस्तों कि 2 से 3 वीडियो में ही मैं पूरी प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर दूं और फाइनली आपको सभी का कंपाइलेशन वीडियो एक जो कि आप मैराथन कहते हैं उस टाइप का वीडियो प्रोवाइड करूं, जहां एक ही साथ आप इस बुक के सारे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देख पाएंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। लेटेस्ट है बिल्कुल 2025 के सितंबर तक के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आप यहां देख सकते हैं सितंबर 2025 तक के क्वेश्चन शामिल हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें यूट्यूब पे। क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है। अब मैं स्टार्ट करता हूं सीधे पहले क्वेश्चन से। देखते हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले पाषाण काल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अंजीरा से, दूसरा है दम्ब सादात से, तीसरा किली गुल मोहम्मद से और चौथा मेहरगढ़ से और पांचवा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बता दूं दोस्तों, भारत के संदर्भ में अगर पूछा जा रहा है कि भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो उस हिसाब से तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना जाना चाहिए। एट लास्ट आप ऑप्शन ई को चूज करते हैं। लेकिन अगर भारतीय उपमहाद्वीप पूछे, भारतीय उपमहाद्वीप पूछा जाए तो ऐसे कंडीशन में भारतीय उपमहाद्वीप के केस में आंसर मेहरगढ़ होता। हालांकि बीपीएससी ने आंसर मेहरगढ़ को ही दिया था। मेहरगढ़ चूंकि यह पाकिस्तान में है तो यह भारत में तो नहीं हुआ। वर्तमान समय में या जब यह प्रश्न पूछा गया 2018 के 64वीं बीपीएससी प्री के क्वेश्चन पेपर में, उस समय भी मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही था। तो यह पाकिस्तान में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप पूछता तो मेहरगढ़ यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कृषि का यहाँ पर साक्ष्य मिला था। हालांकि जो नवीनतम खोज है, नए जो खोज हुए बाद में, उसके अनुसार देखिएगा तो कई जगह दावे किए गए हैं कि यूपी में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। हालांकि मैंने जो बताया वो याद जरूर रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ भी क्लियर किया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। देखिए ये पाकिस्तान में है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। नाम है लहुरा देव, आपने नाम जरूर सुना होगा। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व, काफी पहले का समय है। उस समय के बीच के टाइम में जो चावल उगाया गया था उस चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि यह काफी पुराना है और भारतीय उपमहाद्वीप में यह सबसे पुराना स्थल है जहां पर चावल के या फिर कृषि के साक्ष्य, अब कृषि के संबंध में चावल भी आ जाएगा तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिएगा इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए अभी भी वही चीज लिखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य जो स्थल था वो मेहरगढ़ माना जाता था पाकिस्तान से, जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल वाला अगर साक्ष्य पूछा जाए तो कोल्डिहवा माना जाता था, जो कि बेलन नदी के तट पर प्रयागराज जनपद में स्थित है। कोल्डिहवा ये भी यूपी में है, ध्यान दीजिएगा, कोल्डिहवा भी यूपी में है। ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता था शहर या स्थान, और जो मेहरगढ़ है वह गेहूं के लिए। लेकिन दोनों में चूंकि मेहरगढ़ वाला पुराना है इसीलिए कृषि के मामले में अगर पूछा जाए तो मेहरगढ़ अब तक आंसर होता था। लेकिन अभी नवीनतम खोज के अनुसार देखिएगा तो इन दोनों से ही पुराना स्थल है संत कबीर नगर, और ये जिला का नाम है। स्थल जो है वो है लहुरा देव, यूपी में स्थित है।
दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, नौ पाषाण युग या फिर ताम्र पाषाण युग या लौह युग। देखिए सबसे पहले तो कैल्कोलिथिक का मतलब समझिए। कैल्को जो है इसका मतलब है दोस्तों तांबा, तांबा, ठीक है। और लिथिक का मतलब क्या है? पत्थर। तो सीधे तौर पर जब तांबे और पत्थर का इस्तेमाल एक साथ किया जाता था तो उस युग को कैल्कोलिथिक युग कहा गया। हिंदी में उसको तांबा का मतलब ताम्र और पत्थर यानी पाषाण, तो ताम्र पाषाण युग इसको हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश में उसी को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ये वह युग था जब तांबे का और पत्थर का दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता था। आप देखिएगा ताम्र पाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए थे, यानी कि तांबे के औजार थे ही साथ में पत्थर के भी बने हुए औजार थे, दोनों का प्रचलन था, उनको ताम्र पाषाणिक या ताम्र पाषाण युग कहा जाता है और उस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कही जाती हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। पहली बार मानव का जीवाश्म भारत में नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर। देखिएगा दोस्तों, भारत में मानव जीवाश्म का सबसे पहला जो साक्ष्य मिला वो नर्मदा घाटी में मिला। हथनौरा यह स्थल है। इसी स्थल से सबसे पहले भारत में मानव जीवाश्म का साक्ष्य मिला था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, हथनौरा। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। नाम याद रख सकते हैं, अरुण सोनकिया। ये जीवाश्म वैज्ञानिक थे और भारतीय थे, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? देखिए सवाल है बीपीएससी सीडीपीओ का, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है किससे रिलेटेड? मध्य प्रदेश से। भीमबेटका जो स्थल है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। भीमबेटका से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए भीमबेटका जो है यह पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का यह केंद्र रहा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं या भीमबेटका जो स्थल है यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के कई सारे नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय जिसमें सामूहिक नृत्य को दिखाया गया है, रेखांकित मानव कृति दिखाई गई है, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के भी चित्र दिखाए गए हैं। अब तक यहाँ से लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। तो बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। समझिए कि आपके प्राचीन इतिहास को अच्छे तरीके से व्याख्या करने में काफी हेल्प मिला है भीमबेटका की गुफाओं से। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। बहुत सवाल है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ नौ पाषाण कालीन स्थल है और दूसरी तरफ नौ पाषाण कालीन स्थलों के स्थान है, यानी किस राज्य में वो स्थित है ये दिया गया है। जैसे उतनूर है, चिरांद है, फिर गुफ कराल है और पायमपल्ली है। सबसे पहला जो ज्यादातर लोगों को याद रहता है वो है चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है, तो इसको हम 4 में मिला देंगे बी को। और अगर इतने से भी आप देखोगे ऑप्शन कि बी को 4 में मिलाना है, तो इकलौता ऑप्शन है ऐसा जिसमें बी को 4 में मिलाया गया है, वो है ऑप्शन सी। बाकी भी मैं बता देता हूँ। उतनूर जो है दोस्तों यह तेलंगाना में स्थित है। हालांकि पहले आंध्र प्रदेश में माना जाता था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो अब तेलंगाना में ही इसको कहा जाएगा प्रॉपर। तो ए को हमें तीसरे में मिलाना है। और ऐसे ही अब बाकी के जो 2 नाम बचे इसमें भी आप इजीली छांट सकते हो। जैसे पायमपल्ली, ये साउथ के नाम जैसा है तो इसे सीधे डी में मिला दो। बाकी गुफ कराल जो है यह कश्मीर से संबंधित है, तो इसको हम सेकंड में मिला देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर सही मिलान भी दिया गया है। उतनूर तेलंगाना में, चिराद बिहार में, गुफ कराल कश्मीर में और पायमपल्ली जो है यह तमिलनाडु में स्थित। तो सवाल बीपीएससी असिस्टेंट का है, यहाँ पर भी मिलान करना है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नदियों के नाम दिया गया है और इधर स्थल है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था ये बताना है। यहाँ पर आहार है, फिर कायथा है, सावलदा है और मालवा है। और इधर आपकी नदियों के नाम है ताप्ती, नर्मदा, काली सिंध और बनास।
एक एक करके सभी को मैं समझा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आहार की बात कर लेते हैं। आहार जो है, यह आहार सभ्यता से संबंधित है और यह सभ्यता जो थी, आहार सभ्यता, यह बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसको हम 4 में मिला देंगे। बेसिकली यह राजस्थान में सभ्यता थी, राजस्थान में। अब दूसरी जो है अपने पास, यह कायथा है। कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है और कायथा जो है, यह काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसको हम मिला देंगे किसमें, ऑप्शन तीसरे में। फिर बात करते हैं हम सावलदा की। देखिए, अगर सावलदा की बात कीजिएगा, सावलदा जो है, यह एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, यानी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। और यह कहाँ पर है, अगर ये पूछा जाए तो यह स्थल दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और आप उसके हिसाब से यहाँ पर नदी का भी अब अंदाजा लगा पाएंगे। महाराष्ट्र में है तो ताप्ती नदी सही आंसर है। बाकी बचा मालवा, तो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सभी को पता है, और नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है, इसीलिए इसमें जो सही आंसर है, या नर्मदा नदी से यह संबंधित है, तो इसको सेकंड में मिला देंगे। तो आप देखिएगा, ए को हमने मिलाया था चौथे में। अब ए को चौथे में मिलाया था तो ऐसा इकलौता ऑप्शन है जहां पर ए को चौथे में मिलाया गया है, बाकी यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस हिसाब से सही आंसर है। बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन है। आप देखिएगा, मालवा नर्मदा नदी से संबंधित है, फिर स्वालदा ये ताप्ती नदी, फिर कायथा काली सिंध, और आहार जो है यह बनास नदी से संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब आ जाते हैं हम सैंधव सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। बहुत बार ये सवाल आया है, एक दो बार नहीं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता, आपने ऐतिहासिक काल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ऐतिहासिक काल के अलग अलग प्रकार होते हैं कालखंड के हिसाब से। जनरली कालखंड के हिसाब से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा होगा। जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। बेसिकली जिसमें प्राग ऐतिहासिक है, ये वो काल होता है जिसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना तो पढ़ना जानते भी होंगे लेकिन लिखना नहीं जानते थे, और लिखना जानते भी होंगे तो उस समय का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए उसको प्राग ऐतिहासिक बोला जाता है। एक आद्य ऐतिहासिक दूसरा, जिसमें लोग लिखना जानते थे, लिखित साक्ष्य भी कई जगह से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक सही से, यानी कि लिखा हुआ तो है लेकिन किस लिपि में लिखा है, किस तरह से पढ़ा जाए, ये ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है। तो ऐतिहासिक काल में ही हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत ये सब पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक में आप जानते हैं जैसे ताम्रपाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, ये सब हो गए। आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, ये कई बार आपको सुनने को मिली हुई कि लिपि कैसी है। पहले अज्ञात लिपि बताया जाता था, फिर आ गया चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि। लेकिन क्या लिखा है ये नहीं पता चल पाया अभी तक, ना ही कोई स्पष्ट रूप से पढ़ा है। इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो सही आंसर है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक तो हिस्टोरिक पीरियड हो गया। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखिएगा, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, यानी पढ़ने और लिखने की कला के आधार पर। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो समय है उसको प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। भारतीय इतिहास में इसका समय जो माना गया है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से, आप देखिएगा तो 600 ईसा पूर्व का कालखंड माना गया है। ऐसे ही आद्य ऐतिहासिक, अच्छा, 3000 से पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। भारतीय इतिहास में जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय रहा है उसको आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। यही बात मैंने भी बताया आपको, आई होप आप समझ पाए होंगे। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण किसे मानिएगा आप बताइए। पक्की ईंटों से बनी इमारतें, उस समय तो थी, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था निश्चित तौर पर। साथ ही दूसरा ऑप्शन है प्रथम असली मेहराब, ये तो नहीं होगा। पूजा स्थल, पूजा स्थल कोई, जैसे आपने ये देखा होगा कि पशुपति शिव की पूजा की जाती थी उस समय पर, लेकिन पूजा स्थल मंदिर थे कि नहीं ये कहना मुश्किल है।
और कला और वास्तुकला तो थी निश्चित तौर पर यहाँ पर, क्योंकि सुनियोजित शहर थे, 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, स्नानागार देखने को मिला, अन्नागार देखने को मिला, तो कला और वास्तुकला तो थी उस समय। पक्की ईंटों से बनी इमारतें भी थी उस समय, और 2-2 ऑप्शन चूँकि सही है, इसलिए हमें उपयुक्त में एक से अधिक को चुनना होगा। ऑप्शन ई यहाँ सही है। देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ये पहला हुआ। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। अच्छा, एक चीज समझिए, मेहराब का मतलब क्या है? कई लोग ये मन में सोच सकते हैं। मेहराब होता है बेसिकली जो ऐसे कर्व डिजाइन बनाया जाता है, जैसे गेट ऐसे मान लो बनाया गया, इस पर कर्व डिजाइन ऐसे बना दिया गया, ये मेहराब है। ठीक है। या ब्रिज हुआ, ब्रिज के नीचे भी इसको बनाया जाता है ऐसे कर्व डिजाइन, वो भी मेहराब ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। आर्क आप कह सकते हो, ट्रू आर्क। असली मेहराब का मतलब ट्रू आर्क हुआ। अब देखिए, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोथल, सोहगौरा, देसलपुर या कोट दीजी। सही उत्तर है इसमें दोस्तों लोथल। लोथल जो है यह एक बंदरगाह भी था उस समय। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी या हड़प्पा सभ्यता थी, उसके प्रमुख बंदरगाह कौन-कौन थे? उसमें लोथल भी एक बंदरगाह है जो आज के गुजरात में स्थित है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आप देखिएगा, लोथल प्राचीन सभ्यता, सॉरी, प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन, यानी पहली बार इसका उत्खनन किसने कराया था? प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में यह उत्खनन हुआ था लोथल का। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? मैंने अभी बताया आपको, लोथल जो है यह हड़प्पा का एक बंदरगाह है जो आधुनिक गुजरात में स्थित है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीबारा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? गोदीबारा के साक्ष्य। अगला सवाल आप देखिए, 67वीं बीपीएससी का है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अभी हमने देखा था दोस्तों, लोथल जो है यह एक बंदरगाह है और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप देख भी सकते हैं, दोबारा वही चीज है। लोथल गुजरात में, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। बाकी डाबरकोट जो है यह बलूचिस्तान में स्थित है। और बलूचिस्तान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बाकी तो सारे ऑप्शन लगभग हो ही गए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल 70वीं बीपीएससी का है। आप देख सकते हैं री एग्जाम का, यानी कि 2025 में ही हुआ था, जनवरी में। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता थी। चूंकि दुनिया की प्राचीन सर्वाधिक प्राचीन पूछी जा रही है, तो मेसोपोटामिया सही आंसर होगा, यानी कि इराक की सभ्यता, ऑप्शन डी। दोस्तों, मेसोपोटामिया यानी इराक सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता, इसका विकास नील नदी की द्रोणी में या नील नदी के किनारे हुआ था। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता की बाद की सभ्यता मानी जाती है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, 69वीं बीपीएससी प्री का है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? किस जानवर के बारे में नहीं पता था इनको? बैल के बारे में, हाथी के बारे में, घोड़ा के बारे में, या इनमें से किसी के बारे में भी नहीं पता था? देखिए, बैल और हाथी के बारे में तो जानकारी था ही, घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था। इसका कहीं कोई साक्ष्य पालतू बनाने के खासकर नहीं देखे गए। हालांकि आप देखिएगा, जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है। मैंने बताया भी, कई जगह पर इसको प्राप्त बताया जाता है। जैसे हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां जो हैं
या जो गदखुर हैं ये पालतू घोड़े की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है कि ये पालतू घोड़े के हैं या फिर नहीं हैं। आप देखिएगा, यानी कि जो हड़प्पा के अलग-अलग स्थलों से जो अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, वो घोड़े के हैं या फिर नहीं, या गदखुर के हैं या फिर घोड़े के हैं, ये बताना मुश्किल है। रंगपुर हो गया, राणा घुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कोंतासी और कालीबंगा, यहाँ से अश्व या फिर उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आपने कई सारे बुक में, जैसे लुसेंट में महेश बर्नवाल की जो बुक आती है उनके बुक में, और कई सारे अलग-अलग बुक्स में भी देखने को मिला होगा कि अश्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांडोर, सैंडोर, बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईस्वी के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। अब आप देखिएगा, वर्ष 1974 में एएसआई के जेपी जोशी तथा ए के शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। ये प्रमुख इतिहासकार हैं जिनके प्रमुख इतिहास की पुस्तकें आती हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर ईजे रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं, उसे ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं, यानी इनका कहना है कि उसका कोई प्रमाण नहीं है। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा भी नहीं जा सकता, अतः इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने इसका आंसर बी माना था। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, यानी कहां से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था दोस्तों? देखिए, ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, लोथल, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। ये सबसे पहले तो टेराकोटा समझ लीजिए। कई लोग टेराकोटा के बारे में सोचते रह जाते हैं। टेराकोटा बेसिकली मिट्टी होती थी, खासकर पकी हुई मिट्टी आप कह सकते हैं। जैसे मिट्टी को पका करके अभी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ताकि वो और टिकाऊ मजबूत हो जाती है, तो पकी हुई मिट्टी इसको टेराकोटा बोला जाता था और इसी से हल बनाया गया था पहले। और चूंकि हल था, हल के साक्ष्य प्राप्त हुए, इससे तो ये क्लियर है कि उस समय खेती चलती थी, खेती की जाती थी। और टेराकोटा का जो हल है दोस्तों, ये बनावली जो कि हरियाणा में है, यहाँ से भी प्राप्त हुआ है इसके साक्ष्य। इसके अलावा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दो ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई को चूज करना ज्यादा सही आंसर होगा। आप देखिएगा, बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान दोनों ही सिंधु घाटी के स्थल हैं और दोनों जगहों से हल की खोज की गई है, खास करके टेराकोटा से बनाई गई हल। देख भी सकते हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई, इसके अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के जो फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली नामक स्थल, यहाँ से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है, अब देखिए जुते हुए खेतों के निशान, अभी हमने देखा कि जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जुते हुए खेतों के निशान के साथ टेराकोटा हल की भी प्राप्ति हुई थी। कहाँ से? कालीबंगा से। तो ये तो आसान ही क्वेश्चन हुआ, हालांकि पता है तब आसान हुआ। कालीबंगा यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखिएगा, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा की बनी हुई हल की प्रतिकृति यानी कि वैसा मॉडल मिला है। प्रतिकृति यानी उसका कॉपी या फिर वैसा मॉडल खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे जो स्थित है, इसके निकट स्थित लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, जिसको कई बार कालीबंगन भी कहा जाता है, यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड भी मिला है। इससे ये तो पता है कि पढ़े लिखे लोग तो थे, लेखन कला भी जानते थे, लेकिन पढ़ा नहीं गया अभी तक उसको। ऐसे भी मैंने बताया ही था आपको कि लोथल जो है ये बंदरगाह था उस समय,
इसीलिए यहाँ से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवारा क्या है? गोदीवारा डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पर नाव या फिर आप कह सकते हैं पानी वाले जो जहाज होते हैं, शिप, उनको वहां पर रखा जाता है, रिपेयर किया जाता है या वहां पर लोडिंग अनलोडिंग होती है उनकी, वो डॉकयार्ड होता है, वही गोदीवारा है। अगला सवाल है यहाँ पर, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन, राजस्थान, ये सही आंसर है। अगला सवाल आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए, आर डी बनर्जी, इनके बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा। आर डी बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी, तो ये तो संबंधित है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद आप देखिए, ऑप्शन है के एन दीक्षित, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ। इन सभी के नामों में दोस्तों वी ए स्मिथ वो व्यक्ति हैं जो हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल के खोज से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया, फिर 1926 टू 27 से फिर 1933 टू 34 इनके बीच माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 में राखालदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी द्वारा किया गया। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर इन्होंने ही सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था। इनके अतिरिक्त कुछ और भी विद्वान हैं जो हड़प्पा सभ्यता की में कई महत्वपूर्ण खोज किए, जैसे के एन दीक्षित हैं, अर्नेस्ट मैके हैं, फिर ऑरेल स्टीन हैं, ए एन घोष हैं, जेपी जोशी हैं। इन लोगों ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है दोस्तों कि वी ए स्मिथ जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सवाल दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का इस्तेमाल किया जाता था? इसका उत्तर बताने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं दोस्तों, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो घटना चक्र की लेटेस्ट बुक है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं आपको, और सॉल्यूशन इस तरीके का होना चाहिए कि सभी लोग उसको इजीली समझ पाएं। तो अगर आप समझ पा रहे हैं हमारे सॉल्यूशन को, आपको पसंद आ रहा है, तो इत्मीनान से बैठ के देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और हर एक क्वेश्चन को समझिए। इवन अगर आपके पास ये बुक है तो भी मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप बुक से तैयारी कीजिए। हालांकि ये लेटेस्ट बुक है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जरूर हमारे वीडियो को देखिए। आपको वीडियो देखने के बाद क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों पर उस समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय में लाल रंग दिया जाता था, यानी रेड कलर से उसको कलर कर दिया जाता था। देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। उस समय धातु के बर्तन नहीं होते थे जैसे आज एल्युमिनियम के या फिर स्टील के, स्टेनलेस स्टील के या कॉपर के बर्तन देखने को मिलते हैं आपको। लोग तो सोने के भी बर्तन बनवा लेते हैं जिनके पास क्षमता है, लेकिन उस समय के लोग, और वही प्योर चीज था दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता था जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभी जो साक्ष्य देखे गए हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां होती थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा चित्रित मृदभांड जिनके ऊपर चित्र बनाया जाता था। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के रूप में ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई भी कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। जैसे मान लो ये अगर बर्तन है तो अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट, इस तरीके से मान लीजिए ये बर्तन है, तो आधा जो हिस्सा है उसको रेड कलर से इन्होंने कर दिया पेंट, यानी कि पुताई, ये जैसे लाल कलर से कर दिया गया, और बाकी जो बचा इस पर काले रंग पोत करके यानी कि काला रंग लगा दिया गया, और फिर इसके बाद इस पर जो भी डिजाइन बनाना है इस तरीके से वो डिजाइन बनाया जा सकता था। तो इस तरीके से उस समय इस्तेमाल में लिया जाता था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की
न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर का जो अध्ययन दल था, जो टीम थी, उनके रिपोर्ट के अनुसार लगभग आप समझिए तो 900 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुआ या फिर न के बराबर वर्षा हुआ। समझिए कि वर्षा नहीं हुआ। और अगर इतने समय तक वर्षा नहीं हो तो निश्चित तौर पर कोई भी सभ्यता टिक नहीं पाएगा, और ये एक प्रमुख कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, यानी कि उसके नष्ट होने का। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। आप देखिएगा, वर्ष 2018, चूंकि यह 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था। आईआईटी खड़गपुर ने वर्ष 2018 में ही एक अध्ययन दल अपना, जो उनका अध्ययन दल था, यानी कि जो टीम था, उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें यह बताया गया कि लगातार 9 वर्षों तक सूखे की स्थिति बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना था। और आप सीधे तौर पर समझ लीजिए, 900 वर्ष तो बहुत दूर है, 100 वर्ष तक, 50 वर्ष, 10-20 वर्ष तक अगर बारिश नहीं होने लगे, 100 वर्ष नहीं बारिश हो, तो जलवायु परिवर्तन होने लगेगा निश्चित तौर पर। अगला सवाल आप देखिएगा, वैदिक काल स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? उत्तर जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि यह 2025 में 71वीं बीपीएससी का प्रश्न है। 71वीं बीपीएससी प्री का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसका क्वेश्चन है। तो किसी को ये डाउट नहीं रहे कि ये बुक फेक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई लोगों के वीडियोस में देखता हूँ कि ऊपर बुक तो नए लगा देते हैं, लेकिन अंदर कंटेंट पुराना वाला ही रहता है। आप देखिएगा, ऑप्शन है आपके पास। हालांकि ऋग वैदिक युग से संबंधित यहाँ पर कई लोगों के नाम है, जैसे घोषा, गार्गी, विश्ववारा और अपाला। इसमें घोषा हो गया, अपाला हो गई, फिर विश्ववारा, ये तीनों ही ऋग वैदिक युग से संबंधित हैं। जबकि हमसे ये पूछा गया है कि कौन ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर है गार्गी। गार्गी जो है दोस्तों, यह उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। उत्तर वैदिक युग से संबंधित हैं ये गार्गी। तो ऑप्शन बी जो है, ये सही आंसर है यहाँ पर। आप देखिएगा, घोषा, अपाला और विश्ववारा, ये तीनों ही ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या फिर उपनिषदिक युग की दार्शनिक हैं, न कि ऋग वैदिक युग की। सवाल है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन है यहाँ पर राजगृह, पाटलिपुत्र, चंपा या फिर वैशाली। देखिए, प्रारंभिक काल में दोस्तों जो मगध की राजधानी थी वह राजगृह थी, जिसको राजगीर बाद में बोला जाने लगा। और राजगीर के बाद में जो राजधानी बनाई गई वो पाटलिपुत्र को बनाई गई, मगध की राजधानी, जो आधुनिक पटना है। आप देखिएगा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, वर्तमान में राजगीर, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश जो था वह बृहद्रथ वंश था। यह भी कई बार पूछा गया है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था, तो यह बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सवाल देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल और 9वां मंडल। इसमें से 2 मंडल प्रमुख हैं जो आपको याद रखना है। एक तो 9वां मंडल जो सोम को समर्पित है, इसीलिए इसको कई बार सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल क्यों प्रमुख है? क्योंकि इसमें चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। जो 4 वर्ण आपने पढ़ा होगा, 4 वर्ण का मतलब जो जाति से संबंधित थे, वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन नहीं यहाँ पर है। तो जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, जो 4 वर्ण होते हैं, इनका उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। इनकी उत्पत्ति का उल्लेख है, इसलिए ये प्रमुख है। इसके अलावा एक और मंडल है जो प्रमुख है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो अब आपके लिए प्रश्न है, 2 प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, और दूसरा उसकी रचना किसने की है। तो 2 प्रश्न आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में सही उत्तर कमेंट करेंगे। देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी जो 114 सूक्त है वो सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था, यानी पीने वाला सोम रस आपने सुना होगा, जिसे
मूंजबंद चोटी से प्राप्त किया जाता था, यानी मूंजबंद चोटी से उसको बनाया जाता था सोमरस को। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल बिल्कुल सेम है, किसको समर्पित है? तो सोम को, और इस पे पर नामाकृत देवता सोम देवता, ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पर। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अभी मैंने बता ही दिया, अब ऋग्वेद में तो आपके कमेंट बॉक्स करने का कोई फायदा भी नहीं है, यहाँ पर आ ही गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र है। और यह मंडल ऋग्वेद के तृतीय यह मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा कि जो तृतीय मंडल है उस मंडल के रचयिता ही विश्वामित्र हैं, इसलिए चूंकि उसी मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, इसलिए विश्वामित्र ही गायत्री मंत्र के रचयिता भी हुए। इसलिए आपको ये याद कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या फिर धर्मशास्त्र के समय? देखिए, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है धर्मशास्त्र के समय ही, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर। देखिएगा दोस्तों, धर्मशास्त्रों के समय यानी सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य कई जातियां जैसे अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार इत्यादि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित एवं दूसरा जो है वो अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य यानी अछूत माने जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन 9000 वर्ष पूर्व, या फिर 12000 वर्ष पूर्व, या 6000 वर्ष पूर्व, या इनमें एक से अधिक। अब बताइए, 2 समय में तो एक ही बार लोहे का प्रयोग इस्तेमाल थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी काफी दूर-दूर हैं, इसीलिए हम ऑप्शन ई को चूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा सटीक आंसर अभी तक जो बताया जाता है, कई बार 1600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का समय बताया जाता है लोहे के प्रयोग के इस्तेमाल को लेकर के, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर होगा वो 1000 ईसा पूर्व, लगभग ये टाइम। तो किसी ऑप्शन में नहीं होने के कारण हम ऑप्शन ई को चूज कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, यानी लोहे का। जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पुरास्थल से खुदाई से ढले हुए लोहे यानी ढलवा लोहा प्राप्त हुआ, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह, जो कि राजस्थान में है, यहाँ के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृत भांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व है लगभग। इसके अलावा आप देखिएगा तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल, जो कि लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के टाइम का है, इसके ग्रंथ में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद में लोहे का स्पष्ट उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में किया गया है, इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख होता है। फिर अतरंजी खेरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ उत्खनन से, यानी ये जो स्थल है इसके उत्खनन से गेहूं, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि के लोहे के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों की अगर आप मानिएगा तो इसका जो काल है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। तो आप ऐसे याद रखिए, जो ज्यादा उचित है 1000 से लेकर के और 1600 के बीच का टाइमिंग आप मान सकते हैं ईसा पूर्व। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है बोजक कोई का महत्व क्यों है? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है बोजक कोई को, या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों, बोजक कोई में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। बोजक कोई एशिया माइनर से, यानी कि बोजक कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो
संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं को आह्वान करते। अगला सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत आसान सवाल, लुसेंट में आपको कई बार ये देखने को मिल, लुसेंट में आप पहले दूसरे पन्ने पर ही ढूंढोगे तो मिल जाएगा। 10 राजाओं का युद्ध, इसको 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है। यह 10 राजाओं के बीच में ही होता था, 10 राजाओं के मध्य, और यह युद्ध जो लड़ा गया था यह परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। 10 राज्य युद्ध, अच्छा इस तरीके से लिखना है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये सब ऐसे हो गया है दशानन वाला। तो 10 राजाओं का युद्ध परूसनी नदी जो कि आधुनिक रावी नदी है इसके तट पर लड़ा गया था। इसमें भारत के राजा सुदास सुदास राजा सुदास की विजय हुई थी, तो ये याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में जो हुआ था, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं या चर्चाएं शामिल हैं? ऑप्शन है उपनिषद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों, अगर दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता सबकी बात कीजिएगा तो ये सारे उपनिषद में देखने को मिलेंगे। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, खासकर जैसे इंद्र देवता हो गए, अग्नि देवता, सोम देवता, सूर्य देवता, गायत्री मंत्र इसमें मिलता है। तो इन सब के लिए, और सबसे पुराना जो वेद है वो यजुर्वेद को माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित जो उपनिषद थे उसमें दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है। अब आगे क्वेश्चन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये आसान सवाल है, ऑप्शन है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, या फिर लुम्बिनी में। सही आंसर है दोस्तों लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, और लगभग ये 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की अगर बात करें, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो मृत्यु इनकी हुई थी दोस्तों कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है यहाँ पे। तो ये दोनों ही याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और काशी के ऋषिपतन या फिर मृगदाव सारनाथ, ये भी यूपी में है, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ। और बौद्ध साहित्य में इसे, यानी कि इनके निधन की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल तो मिलता जुलता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? आपने अभी देखा सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध द्वारा, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ क्वेश्चन है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये भी बहुत आसान है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है और ये 41वीं बीपीएससी का है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर दिया गया है, आपको मिलाना है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, पहला प्रवचन और निधन। जन्म आपने देखा लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ, पहला इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इनका निधन हुआ कुशीनगर में। तो यहाँ पर पहले को हमने तीसरे से मिलाया, फिर दूसरे को मिला दिया किससे? अच्छा, दूसरे को दूसरे से ही मिलाया है, तीसरे को पहले से मिलाया, और चौथे को चौथे से। तो 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप यहाँ सही मिलान भी देख सकते हैं, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, पहला इन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में, और निधन इनका हुआ कुशीनगर में। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए 2025 में 71वीं बीपीएससी में आया गया है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा। सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है चौथा, क्योंकि चौथा जो है
ये कुंडल वन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, जो चौथा बौद्ध संगीति है। बाकी आप देखिएगा पहला बौद्ध संगीति, इसका जो आयोजन किया गया था दोस्तों वो राजगीर में किया गया था। और जो दूसरा था, आपको सभी को जरूर याद होगा, दूसरा वैशाली में हुआ था। और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ कुंडल वन कश्मीर में। और चौथा के बाद कोई बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया गया, आखिरी चौथा ही था दोस्तों। पहला बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर में किया गया। तो महापरिनिर्वाण आपको पता है, जब इनका निधन हुआ था कुशीनगर में, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके तुरंत बाद राजगीर, जो कि आधुनिक राजगीर है, पहले राजगृह बोला जाता था, वहां पर पहला सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरा जो बौद्ध संगीति है वो प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित किया गया। तीसरा देख सकते हैं सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र यानी कि पटना में आयोजित किया गया। और चौथा जो है वह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसीलिए चौथा बौद्ध संगीति जो है वह बिहार में आयोजित नहीं किया गया था। अगला सवाल आप देखिए सीडीपीओ का है, अजात शत्रु के शासन काल में पहला बौद्ध संगीति। शासन काल किसी का भी हो, ये हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं पढ़ा था, लेकिन पहला बौद्ध संगीति है यह राजगृह में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए सही है। उस समय अजात शत्रु यानी कि बृहद्रथ वंश का उस समय शासन चल रहा था। आप देखिएगा पहला बौद्ध संगीति, जिसको प्रथम बौद्ध परिषद भी कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, कई बार अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो महाकश्यप या फिर महाकश्यप नाम याद रखिएगा। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया तथा उन्हें सूत और विनय नामक दो पिटकों, समझिए तो दो ग्रंथ, एक सूत पिटक और एक विनय पिटक, दो ग्रंथों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। अगला सवाल आप देखिए 67वीं बीपीएससी का है, पहला बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, अभी हमने देखा था। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था, राजगृह में। अगला सवाल फिर से सेम है, प्रथम बौद्ध महासभा, महासभा कहिए या बौद्ध परिषद कहिए या बौद्ध संगीति, सब एक ही है, इसका आयोजन राजगीर में किया गया था। और आप देख सकते हैं कि ये 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है, और फिर जो कैंसिल हुआ था उसका एग्जाम, तो री एग्जाम जो हुआ कुछ समय बाद, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर 64वीं का है, 2018 में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। उसके बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई, राजगीर यानी कि राजगृह में। अगला सवाल है दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कनिष्क के शासन काल में कौन सा बौद्ध सभा हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और चौथा कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन में, मैंने आपको बताया कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ पर है दोस्तों, कश्मीर में। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, कश्मीर। ये चौथा बौद्ध संगीति था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, और यही अंतिम भी था। आप देखिएगा बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम जो संगीति सभा थी, ये कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष भी याद रखिए, वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके, अश्वघोष। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर, जिनको सर्वकामिनी भी कहा जाता है। अगला सवाल सेम ही है, आप देखिएगा किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो उसी प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है। कनिष्क के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति के आयोजन, और कालाशोक के शासनकाल में दूसरी, और अशोक के शासनकाल में तीसरी, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में। तो अशोक के शासनकाल में तीसरी जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में पहली राजगीर में,
कालाशोक के शासन काल में जो दूसरा हुआ था ये वैशाली में, और कनिष्क के समय में जो चौथा हुआ ये कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो वही प्रश्न आ गया, अशोक के समय में यह पाटलिपुत्र में किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है। बाकी मैंने बता ही दिया, समस्तीपुर और मगध में कोई भी, मगध सीधे तौर पर कहा जाए तो नहीं होगा, हालांकि पाटलिपुत्र भी मगध में ही आता था उस समय, लेकिन मगध नहीं, चूंकि यहाँ पर पाटलिपुत्र डायरेक्ट ऑप्शन में है तो हम वही चूज करेंगे। देखिए, सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में जो तीसरा बौद्ध संगीति था जो पाटलिपुत्र में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। इनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और इस समय शासनकाल किसका था? अशोक का। सवाल देखिए दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब उनका निधन कहाँ पर हुआ था? मैंने कई बार बता दिया, उनका जो निधन हुआ था दोस्तों वो यूपी के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, सॉरी लुम्बिनी तो नेपाल में है, और यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में जो कि यूपी में है। बोध गया में मैंने बता ही दिया, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कपिलवस्तु श्रावस्ती, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, अंगुलीमाल नामक डाकू जो था वो यहीं पर था, राजा प्रसेनजीत वहां पर थे, और गौतम बुद्ध के सानिध्य में जो अंगुलीमाल डाकू था वो इनकी शरण में आया और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। आप देखिएगा यहाँ पर, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वे कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश यानी कि राजा प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चूंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी वहां पर पहुंचे, और 483 ईसा पूर्व में दोस्तों गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ, जहां पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा, और बौद्ध ग्रंथ में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, 63वीं बीपीएससी का है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए, त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी थी, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको 3 अलग-अलग पुस्तकों में संकलित किया गया, उन्हीं को पिटक बोला गया। 3 है इसीलिए त्रिपिटक कहा गया, जिसमें से पहला जो है उसका नाम विनय पिटक है, और दूसरा सूत पिटक, विनय पिटक, और दूसरा मैंने बताया आपको सूत पिटक, और ऐसे ही तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो 3 जो पुस्तकें हैं ये, जिनको त्रिपिटक कहा गया है, ये गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है इसमें, और इन्हीं तीनों को त्रिपिटक कहा गया है। तो एक तरह से यह बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक हुआ। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। पहला जिसमें इसमें है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम दिए गए, साथ ही दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह है इसमें। दूसरा है सूत पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और थर्ड जो है वो है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए हैं। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 17 बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम 2019 का है। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है अहिंसा पर जोर, दूसरा है जाति विहीन समाज, तीसरा देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, और चौथा है स्तूप की पूजा करना। देखिए दोस्तों, हीनयान और महायान बाद में गौतम बुद्ध के निधन के पश्चात बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बंट गया, जिसमें से एक महायान कहलाया और दूसरा हीनयान। इसमें हीनयान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे,
जबकि महायान वाले जो लोग थे ये गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। ये प्रमुख अंतर है दोनों में, इसलिए ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने कौन से वंश या अपने वंश की किस पीढ़ी का है? यानी ये वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का वृक्ष है? पहली की, दूसरी की, तृतीय की, चतुर्थ की, पंचम की या षष्टम की? अब देखिए इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीए सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे ही घटना चक्र की बुक्स का जो लेटेस्ट बुक है उनका सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीए सॉल्वर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीए सॉल्वर पे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। अब देखिए बोध गया में अभी जो बोधि वृक्ष है, हालांकि वो बिल्कुल वो आप समझिए कि उस समय से जब गौतम बुद्ध उस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उस समय जो पेड़ था वो अभी तक तो नहीं है, लेकिन कई बार पेड़ वहां से नष्ट हुआ और वहां पे नए पेड़ लगाए गए या फिर नया पेड़ उसी वंश का लगाया गया। तो इसी क्रम में पूछा गया है कि ये अपने वंश की किस पीढ़ी का यानी कौन से जनरेशन का पेड़ है। अब कई जगह इसका आंसर आपको पांचवा देखने को मिलेगा, कई जगह षष्टम देखने को मिलेगा, इसलिए खुद बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था फाइनली। हालांकि बिहार सरकार का जो वेबसाइट है उस पर पंचम ही दिखाया जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग, आपने नाम जरूर सुना होगा, चीनी यात्री। इसके अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। अब इसके हिसाब से आपको लगेगा कि 5वीं पीढ़ी आंसर होगा, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इस वृक्ष पर गिरी हुई पत्तियों को ही उठा सकते हैं, आप छू सकते हैं या उसको लेकर के जा सकते हैं। आप जब जाओगे भी, खासकर मुझे लगता है मैं जब गया था आई थिंक 2022 में, तब वहां पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। आज के डेट में भी शायद अलाउ नहीं है वहां पर, और जो पेड़ हैं वहां पर बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं और साथ ही पेड़ का से कोई पत्ती आप तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही डाली तोड़ सकते हैं। जो पत्तियां गिरी रहती हैं उसको उठा सकते हैं। देखिएगा एक और तथ्य है जिसके अनुसार यह वृक्ष जो है वह 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। तो आप गिनती कीजिए, 2 बार तो सम्राट अशोक 2 हो गया, 1 बार पुष्यमित्र शुंग 3 बार, फिर 1 बार पूर्व वर्मा यानी चौथा, और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया तो पांचवा होता है, लेकिन कई जगह इसको छठा दिया गया है। इस प्रकार भी अगर आप गिनी काउंट कीजिएगा तो पहले से एक था वो पहला हुआ, फिर यहाँ 2 बार यानी कि तीसरा पुष्यमित्र शुंग वाला चौथा हो गया, पांचवा हो गया वर्मा वाला, और फिर अंत में जो लगा कनिंघम द्वारा उसको छठा माना जाएगा। तो यह छठी पीढ़ी का वृक्ष हो गया। लेकिन बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग का वेबसाइट है उस पर इसे 5th जनरेशन का बताया गया है। अब तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया एक तरह से। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 से 29 ईस्वी, या 45 से 52 ईस्वी, या फिर 92 से 97 ईस्वी। ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आया था, आप समझिए तो। और 515 से 520 ईस्वी के बीच में यह आया और लगभग आप समझिए तो 3 से 4 वर्ष भारत में इसने बिताए। आप देखिएगा चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था, तो इसके बीच में आया और 3 वर्षों तक यहाँ पर रहा और यात्रा किया। उसके उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ यह चीन लौटा था वापस। अगला सवाल है, आप देखिएगा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में? सही आंसर है दोस्तों कनिष्क के समय में, जो कि कुषाण वंश के राजा थे और कुषाण वंश का संस्थापक भी कनिष्क को माना जाता है। आप देखिएगा कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था
और उसी में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था, यानी डिवाइड हो गया था। जिसमें आपने पढ़ा कि हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और तभी से उनकी पूजा की जाने लगी मूर्ति के रूप में। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला सवाल है, आप देखिएगा, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो कौन है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास कौंडिन्य एवं कालदेव, दूसरा आनंद एवं अश्वघोष, तीसरा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। इतने ऑप्शन में आप देखिएगा तो तीसरा सही आंसर है अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। देखिएगा दोस्तों, महाविनिष्क्रमण के बाद, महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? घर त्याग, यानी घर का त्याग करना। घर जब ये त्याग कर दिए थे उसके बाद की बात है। पहली बार जब ये ज्ञान प्राप्त करने गए तो उस समय अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे और उनसे इन्होंने दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे जो ये शिक्षा प्राप्त हुआ यहाँ पर और जो तपस्या किया उन्होंने, ज्ञान जो प्राप्त हुआ उससे संतुष्ट नहीं हुए, उसको उन्होंने पूर्ण ज्ञान नहीं माना। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए वे विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या फिर रीति रिवाजों की अति अस्वीकृति। यहाँ जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि आत्मदमन। आप देखिएगा दोस्तों, तप यानी कि आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग, इसका अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं था। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, यानी वेद जो हैं वो प्रामाणिक हैं, इसके प्रति आस्था नहीं रखना, कर्म कांडों की फलवता का निषेध, यानी जो कर्म कीजिएगा वैसा आपको भुगतना पड़ेगा, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये दोनों धर्मों में ये सभी चीजें समान थी। अगला सवाल आप देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र था। ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, तंत्र का या वैष्णव धर्म का। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध धर्म के लिए प्रख्यात था, विख्यात था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर। आप देखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उस समय 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान में दिया था। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन खत्म होते हैं और फिर स्टार्ट होता है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से भी संबंधित काफी क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं तो ये जो लेटेस्ट बुक है इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है केवल जैन धर्म से संबंधित। फटाफट हम ये भी कवर कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। पर इसको कुंडल ग्राम भी लिखा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, कुंडल ग्राम लिखकर आए या कुंडग्राम बात, कुंडलपुर लिखा जाता है, कुंडल ग्राम नहीं। कुंडग्राम, ग्राम का मतलब गांव हुआ और कुंडलपुर भी उसको कहा जाता था, तो कुंडलपुर या कुंडग्राम ये है वैशाली में, वैसे वैशाली। और जन्म इनका हुआ था 599 ईसा पूर्व, ये भी आप टाइमिंग भी याद रख सकते हैं। और जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, वैसे ही जैन धर्म की भी 2 संगीतियां हैं, हम आगे चलकर पढ़ेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी माता का नाम था दोस्तों त्रिशला। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो थे चेटक, उनकी बहन थी इनकी माता त्रिशला, और पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम था, लेकिन वो सिद्धार्थ अलग थे, यहाँ पर जो सिद्धार्थ हैं वो अलग हैं। ये सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता हैं। ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के ये प्रधान थे और उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। पुराने जो एनसीईआरटी के बुक्स थे दोस्तों, उसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसी आधार पर कई प्रशासकों या फिर कई जो बुक्स हैं वहां पर यही जन्म तिथि देखने को मिलता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि जो सही जन्म तिथि है वो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल में थे।
और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। तो इससे पहले होना चाहिए, न कि बाद में। तो एनसीईआरटी के जो नए एडिशन अब आए हैं उसमें भी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व ही पब्लिश किया गया है, इसलिए यही आपको भी याद रखना है। भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? जमाली, विपिन, योसुद या फिर प्रभास? तो दोस्तों भगवान महावीर के पहले शिष्य थे इनके दामाद, दामाद यानी कि पुत्री के पति, और वो कौन थे? जमाली उनका नाम था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। जमाली इनके दामाद थे और यही भगवान महावीर के पहले शिष्य बने। तो यहाँ पर देखिएगा भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, कुंडग्राम। और इनकी पत्नी का नाम, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम था यशोदा। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी की पुत्री थी प्रियदर्शना, और इस पुत्री का जो विवाह हुआ था वह जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और इनका पहला शिष्य भी वही कहलाया। तो आप देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, जो कि 63वीं बीपीएससी का है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? यानी उनको कहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई या उनका निधन कहाँ हुआ? उनका निधन हुआ था दोस्तों पावापुरी में। पावापुरी, पावापुरी कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में ही है, नालंदा जिले में। तो नालंदा जो वर्तमान में है नालंदा जिला, उसमें पावापुरी स्थित है। आप देखिएगा महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक इनको माना जाता है और ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण यानी कि निर्वाण की प्राप्ति यानी निधन, ये पावापुरी में हुआ था। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग किया था। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए था, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में अगर आप देखिएगा तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनका नाम आना चाहिए था, ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक प्रवर्तक किसको माना जाता है? भगवान या महावीर स्वामी को। तो आप देखिएगा जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में यानी पहले प्रवर्तक आदिनाथ या फिर ऋषभ देव का नाम आता है। अगला सवाल यहाँ पर है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? आपने देखा पावापुरी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। सही आंसर है दोस्तों 14 पूर्व यानी कि ऑप्शन सी। आप देखिएगा 14 पूर्व यानी कि पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, यानी सबसे पुराना जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों ही संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के शिष्य में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है 66वीं बीपीएससी का, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, सच्ची आस्था और सच्ची क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो कई बार आप देखिएगा तो तीन रत्न में सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान या सटीक ज्ञान, सम्यक ध्यान यानी सच्ची आस्था और सम्यक दर्शन यानी कि सच्चा क्रिया, ये त्रिरत्न बताए गए हैं और ये जैन धर्म से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। देखिएगा जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं, यानी ये तीनों काम जरूर करना है। एक तो है सम्यक ज्ञान यानी सटीक ज्ञान, फिर है सम्यक दर्शन यानी सच्ची आस्था, और सम्यक चरित्र यानी सम्यक आचरण यानी अच्छी क्रिया। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। अग्निपुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में कुछ मतभेद होने के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत जैसे नंदवक्ष एवं किस्संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मोगली पुत्र गोसाल से भी पूर्व कार्यरत थे। यानी कि आजीवक संप्रदाय के बारे में चर्चा दूसरे लोगों ने भी की जो मोगली पुत्र गोसाल से पहले काम करते थे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय था, इसीलिए इनको नहीं माना जाना चाहिए था आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, इसीलिए परंपरा के अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक इन्हीं को मान लिया गया। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र या फिर सुधर्मन
या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बता दें दोस्तों, दो बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिसमें पहला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ। पहला कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये हम अभी देखेंगे। और दूसरा कौन हुआ? दूसरा जो हुआ ये गुजरात में हुआ था, वल्लभी में, वल्लभी गुजरात। और इसके भी अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था पहला बौद्ध संगीति, सॉरी बौद्ध बोल रहा हूँ, जैन संगीति का आयोजन, इसमें अध्यक्षता जो की थी वो स्थूलभद्र ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, स्थूलभद्र। और जो दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण ने, क्षमा श्रवण। तो ये 512 ईसा पूर्व में 512 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, 512 ईस्वी में दूसरा वाला। तो ये याद रखना है। पहला हालांकि ज्यादातर पूछा जाता है। पाटलिपुत्र में पहला जैन संगीति यानी जैन सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। यही वो संगीति था या फिर सभा था जिसमें जैन धर्म भी दो वर्गों में बंट गया था, जिसमें एक को दिगंबर कहा गया और दूसरे को श्वेतांबर। और यहाँ पर एक और चीज याद रख सकते हैं, दिगंबर जो थे, दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे ये नग्न रहते थे बिना किसी वस्त्र के, और श्वेतांबर वाले लोग जो थे ये श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। और जो दिगंबर संप्रदाय था या ये जो वर्ग था, समूह था, इसके जो आप कह सकते हैं नेतृत्व कौन करते थे? इसके नेतृत्व करता थे भद्रबाहु। और श्वेतांबर के नेतृत्व करता यही थे स्थूलभद्र, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल आप देख सकते हैं, आपके सामने है। सवाल है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? राजा दशरथ, बृहद्रथ, हुविस्क या फिर खारवेल? तो राजा खारवेल इसमें सही आंसर है, ऑप्शन सी। आप देखिएगा, कलिंग के चेदी वंशीय शासक थे खारवेल। प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक थे ये। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत माना जाता है और इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख मागधी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल और जैन धर्म का आखिरी सवाल, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य, पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति करना, इसमें कैवल्य की प्राप्ति माना जाता था जैन धर्म में। तो वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की वो कौन सा था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और वैशाली के निकट ही कुंडग्राम स्थित है, तो ये भी आप जन्म से संबंधित स्थान मान सकते हैं। जृंभिक ग्राम सही आंसर है। जृंभिक ग्राम जो है रिजुपालिका नदी के तट पर स्थित है और वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्षों की तपस्या के बाद। तो आप समझिए कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 वर्ष के उम्र में करीब करीब इनका निधन हुआ था। तो आप देखिएगा यहाँ पर महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलतः वे केवलिन कहलाए। कैवल्य जिसको प्राप्त हो जाता था उसको केवलिन कहा जाता था। जैसे बौद्ध धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती थी उसको बुद्ध माना जाता था, वैसे ही यहाँ पर केवलिन कहा जाता था। के बाद क्वेश्चन है दोस्तों शैव धर्म से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और कमेंट कर दें। सवाल है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? यानी इनमें से कौन से थे वे लोग जिनकी अत्यधिक देन थी भागवत संप्रदाय के विकास में? ऑप्शन है पार्थियन,
हिंद यूनानी लोग या फिर कुषाण या गुप्त। सही आंसर इसमें गुप्तों को माना जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, भागवत या फिर वैष्णव धर्म दोनों एक ही है, वैष्णव धर्म कहिए या भागवत धर्म। इसका जो सबसे अधिक उत्कर्ष हुआ वो गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। संभवतः उन्होंने अपना जो राजधर्म बनाया था वो वैष्णव धर्म को ही बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह माना जाता था। अगला सवाल है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? देखिए ऑप्शन है उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत। तो सही आंसर होगा दोस्तों इनके द्वारा उत्तर भारत में भक्ति धर्म को अधिक फैलाया गया। इसीलिए नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय बनाया था और ऑप्शन ए सही आंसर। आप देखिएगा इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों तथा अन्य बनावटी जो पहलू थे और तत्कालीन सामाजिक जो व्यवस्था थी उनकी काफी इन्होंने आलोचना की। जो रीति रिवाज थे उस समय उनकी आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचारों से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग था। यानी परम सत्य का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और आखिरी में उसमें मिल जाइए, यही मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी मन और शरीर दोनों ही कठोर होना चाहिए। तो ये आपका शैव और भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न था। अब इसके बाद आप देखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले राजनीतिक दशा जो थी, जिसमें आपको जो प्रारंभिक वंश हैं मगध के उनके बारे में, जैसे मगध के उत्कर्ष के समय में कौन सा वंश था, हर्यंक वंश जैसे आपने पढ़ा, अजातशत्रु, बिंबिसार, इन सभी के बारे में पढ़ने को मिलेगा आगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर लास्ट कर रहे हैं और इस वीडियो को जिन लोगों ने भी लास्ट तक देखा सभी को धन्यवाद। और अगर आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये पार्ट 1 था दोस्तों और मैं आशा करता हूं कि ओवरऑल 3 वीडियोस में मैं प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर लूंगा। ऐसे और आपके 2 वीडियो आएंगे और फाइनली जब तीनों वीडियो आ जाएगी तो आपको कंपाइलेशन भी देखने को मिल जाएगा। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, ये जो लेटेस्ट बुक है बीपीएससी की 2026 एडिशन की, इसमें अब इसके बाद आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, किस टॉपिक का सोल्यूशन चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।